गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज द हिंदू एनालिसिस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। फर्स्ट है तुम्हारा एम के नारायण सर का। दिस इज़ अबाउट द ग्लोबल ऑर्डर। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा केओस वर्ल्ड में है। ठीक है, तो ऑन गोइंग अगर हम वेस्टर्न जो मीडिया की बात करें या वेस्टर्न आइडियोलॉजी की बात करें या वेस्टर्न पॉइंट्स ऑफ व्यू की बात करें तो दे जनरली फोकस ऑन रशिया यूक्रेन क्राइसिस। बाकी और चीज़ों को वो इग्नोर कर रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि और भी चीज़ें हैं वर्ल्ड में जो कहीं ना कहीं स्पाइरल इफेक्ट दे सकती हैं, तो उसके बारे में इन्होंने अच्छा आर्टिकल लिखा है आज। एंड सेकंड आर्टिकल इज़ अबाउट बेल रिफॉर्म के। काफ़ी लंबे टाइम से अभी डिबेट चल रही है, हम लोग काफ़ी एक हफ्ते में देख रहे हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के बारे में। तो जहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कि बेल इज़ अ प्रोमिनेंट इशू। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल कि हिंगोरानी केस अगर आप लोगों को याद होगा पीआईएल के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ पे इश्यूज़ रहे हैं और बेल अपने आप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है स्टार्टिंग से ही। तो उसको लेके अभी गवर्नमेंट ने कुछ सिग्नल्स दिए हैं कि वो बेल से रिगार्डिंग लॉज लेके आएंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल है। एंड थर्ड आर्टिकल इज़ अबाउट क्लाइमेट एक्शंस कि जो ऑन गोइंग क्राइसिस है रशिया यूक्रेन का, उसका क्लाइमेट चेंज के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है। या अगर सिंसियर मेन प्रॉब्लम है वेस्टर्न सिंसियरिटी, तो वेस्टर्न सिंसियरिटी किस लेवल पे है, किस तरीके से वो ब्लेम करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल को मेंशन्स किया गया है। अब सबसे पहले हम लोग इस ग्लोबल ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। जिससे रिसेंट में हम लोगों ने स्टडी किया कि ग्लोबल ऑर्डर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स राइज हुई, जिसमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रशिया यूक्रेन क्राइसिस। राइट, रशिया यूक्रेन क्राइसिस ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करंट में। और इसी के ऊपर अगर देखें, इसी को पॉइंट बना के वेस्टर्न जो मीडिया है या वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं वो जनरली सारी चीज़ों को ब्लेम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट कर रहे हैं, यानी कि जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया अगर वहाँ पे काफ़ी हद तक पीसफुल मोमेंट में आ जाए तो बाकी और प्रॉब्लम्स वहाँ पे जो हैं सॉल्व हो सकती हैं। बट अगर एम के नारायण सर की माने तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देयर आर सम ऑन गोइंग इश्यूज़ जो कि उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने रशिया यूक्रेन क्राइसिस के इश्यूज़ हैं। तो उन्होंने सबसे पहला जो यहाँ पे कुछ इश्यूज़ के बारे में आइडेंटिफाई करा है। सबसे पहला अगर इन्होंने बात करी, जैसे अगर हम काफ़ी लंबे टाइम से देखें तो जब भी वेस्ट की बात आती है तो वेस्ट में दो प्रोमिनेंट थिंकर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। फर्स्ट है फ्रांस एंड सेकंड इज़ अबाउट यूके एंड थर्ड इज़ जर्मनी। ठीक है, जिसमें जर्मनी और फ्रांस का रोल बहुत ज़्यादा है। जर्मनी में काफ़ी हद तक पीसफुल या स्टेबिलिटी थी जब तक एंजेला मर्केल थी, उनको काफ़ी लंबा एक्सपोजर वहाँ पे रहा फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग। बट अगर रिसेंट में देखें कि जो नए चांसलर आए हैं वहाँ पे, जो मिस्टर ओक, तो ऑलिफ ऑलिफ के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है जिस लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैटर करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो वेस्टर्न कैपेबिलिटी है कहीं ना कहीं वो काफ़ी हद तक अंडरमाइन हो रही है। उनको जो ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरीके का एक मीडिएटर का रिक्वायरमेंट होता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग हो रही है। दूसरी चीज़, फ्रांस, इमानुअल मैक्रोन की इमेज एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे पहले से इस्टेब्लिश है। बट करंट में जो अभी रीसेंट इलेक्शन हुए हैं, उनकी जो इमेज को वहाँ पे डेंट लगा। एंड सेकेंडली उनके पास उतनी कैपेबिलिटी आज के डेट में नहीं है कि जो अपोजिशन पार्टी है दैट इज़ मच हार्सर, और उसने काफ़ी हद तक इनकी जो पावर है उसको रिस्ट्रेन करके रखा हुआ है। तो इस वजह से इन दोनों के जो रोल्स हैं वेस्ट में, एक तरीके से एज अ मीडिएटर या कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी पॉइंट हैं ये पूरे यूरोप के। तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो काफ़ी अंडरमाइन है। और इसकी वजह से अगर हम इसका इफ़ेक्ट देखें, फ्रांस और रशिया जो जर्मनी है, इनकी इनमें स्टेबिलिटी ना होने का वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही रशिया यूक्रेन क्राइसिस में। अगर इमेजिन कि अगर पुराने लीडर होते या यही लीडर में इतनी कैपेबिलिटी होती तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम्स को बहुत पीसफुली मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक चैनल या 1.5 डिप्लोमेसी या कह सकते हैं कि अदर जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर वर्क वहाँ पे इफ़ेक्टिवली हो रहा होता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यूके की। यूके में भी अभी देखा होगा कि ऋषि सुनक और बाकी बोरिस जॉनसन का इश्यूज़ और ऑनगोइंग इलेक्शंस, इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे भी नई प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं। यानी कि जो तीन प्रोमिनेंट बड़े लीडर हैं यूरोप के, एक तरीके से वो इस टाइम पे अनस्टेबिलिटी की कगार पे हैं। और इन सब का इफेक्ट कहीं ना कहीं स्पाइरल इफेक्ट इस ऑन गोइंग क्राइसिस के ऊपर देखने मिल रहा है।
सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने ऑन गोइंग क्योस के बारे में जो बात करी है कि जो ऑन गोइंग क्योस स्टार्ट हो रहा है वो है बेसिकली रशिया एंड चाइना रिलेशनशिप। रशिया चाइना रिलेशन, रशिया चाइना रिलेशनशिप इज़ नॉट न्यू। एज़ पर माई नॉलेज, जितना मैंने स्टडी किया है रशिया चाइना के बारे में, वो बहुत नया नहीं है। जैसे लाइक अगर हम देखें दोनों का बेस, दोनों की आइडियोलॉजी स्टेट की, तो काफ़ी हद तक सिमिलर है कि दोनों ही सोशलिस्ट टेंडेंसी के हैं रशिया एंड चाइना। और माओ जब स्टार्टिंग में 1949 के टाइम पे जब चाइना इंडिपेंडेंट हुआ, वहाँ पे एक तरीके से कम्युनिस्ट रिजीम आई, तो उस टाइम पे कहा जाता था इनके जो रिलेशनशिप हैं वो लिप एंड टीथ के जैसे रिलेशनशिप हैं कि दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, कि भले ही थोड़ा बहुत भी वहाँ पे इश्यूज़ हों उनके बीच में, लेकिन उस चीज़ को मैनेज करके वो उन दोनों का जो अलाइंस है वो काफ़ी अच्छा अलाइंस माना जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आई थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1968, कि एक टाइम पे वहाँ पे 1968 के टाइम पे रशिया और चाइना के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, या कहें कि वहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज़ क्रिएट हुए थे। द रीज़न इज़ कि रशिया की जो थोड़ी सी लिबरलिस्ट पॉलिसी थी वो एक्चुअल में माओ को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, तो इस वजह से वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे। बट रिसेंट में जो चीज़ें हमें ऑन गोइंग डेवलपमेंट है कि लाइक पुतिन और एक तरीके से कहें कि सी जिनपिंग के बीच में, तो ये जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी मेच्योरिटी की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये मेच्योरिटी की तरफ जाता है, ठीक है, और मेच्योर होता है, तो बाकी के रीज़न में ये कहीं ना कहीं अपना डोमिनेंस या हेजेमोनी जो है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, और जो कि हमें एज अ रिजल्टेंट कहीं ना कहीं विजुलाइज भी हो रहा है कि लाइक पैसिफिक ओशियंस में तुम्हारा चाइना का इंटरेस्ट का ग्रो होना, इंडो पैसिफिक रीजन में तुम्हारा कहीं ना कहीं चाइना के इंटरेस्ट का राइज होना, ये चीज़ हमें क्लियरली शो कर रही है वहाँ पे कि नहीं, हाँ, ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, राइट। इसी की वजह से एक्चुअल में तुम्हारा देखा होगा कि अमेरिका या बाकी जो इंटरेस्टिंग पावर हैं, लाइक मिडिल पावर की बात करें, लाइक यूके है, तुम्हारा इसके अलावा फ्रांस है, जर्मनी है, ये सारे लोग एक्चुअल में ऑन डिफरेंट डिफरेंट अलाइंसेस या डिफरेंट डिफरेंट इनफॉर्मल फॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक जैसे चाइना को रोकने के लिए ओकुस का फॉर्मेशन किया गया, क्वाड इज़ ऑलरेडी वर्किंग, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे तुम्हारे इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, पार्टनरशिप इन ब्लू पैसिफिक, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करी जा रही हैं, राइट। तो इसकी वजह से भी कहें कि नहीं, ना कहीं ग्लोबल ऑर्डर में जो है अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब चाइना को कंटेन करने की बात आ रही है, तो वहाँ पे हर किसी के विज़न, हर किसी की अपनी स्पेसिफिक रिस्ट्रेंट्स, हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी, और वो चीज़ों को, रिलेशनशिप को जिस लेवल पे मैनेज होना चाहिए या यूनिटी जो विजिबल होनी चाहिए, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा इन्होंने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें इंडिया एंड इट्स नेबर, तो अगर तुम रिसेंट में देखो तो यहाँ पे म्यांमार तुम्हारा डेमोक्रेसी लूज़ कर चुका है, ठीक है। नेपाल में सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं कह सकते, श्रीलंका पूरी तरीके से क्रम्बल है इस टाइम पे, ठीक है। और ऊपर से चाइना का ऑनगोइंग प्रेशर इन इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेसिफिकली फॉर इंडियन ओशंस के, लाइक मालदीव हो गया, यहाँ पे यमन है, यमन के अलावा जिबूती है, चाबहा, ईरान है, ये सारी जगह पे वहाँ पे कहीं ना कहीं रोल चाइना का इंक्रीज, डे बाय डे इंक्रीज। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ कि तालिबान का राइज होना अफ़गानिस्तान के अंदर, ठीक है, कि ये चीज़ इंडिया को कहीं ना कहीं ट्रबल कर रही है। इसके अलावा रशिया इज़ नो डाउट टाइम ट्रस्टेड फ्रेंड, बट अगेन द सेम थिंग कि यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगी वो रशिया, इंडिया रशिया वर्सेस रशिया चाइना, कि रशिया का वेटेज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा होगा या चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो ऑन गोइंग इक्वेशंस हैं वो नो डाउट चाइना के लिए सिग्नल वहाँ पे शो कर रही हैं। तो कह सकते हैं कि जो इंडिया के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं इस रीजन में या करंट सिनारियो में, करंट ग्लोबल ऑर्डर में, वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हैं। इसी तरीके से वेस्ट एशिया एक नया फ्रंट ओपन हो रहा है रिसेंट में, जैसे अभी देखा होगा कि I2U2 का जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक्चुअल में ओपन हुआ। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रिसेंट में इंडिया और इजराइल के जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी ऑलरेडी इन्हांस हो चुके हैं। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिया एंड यूएई के रिलेशनशिप जो हैं वो अपने पीक पर हैं इस टाइम पे। एंड साथ में यूएई और इजराइल के रिलेशनशिप में अब्राहम एकॉर्ड के बाद काफ़ी पोटेंशियल्स वहाँ पे शो हो रहा है।
तो ये इक्वेशन फिर यूएस की एंट्री I2U2 के तहत, और I2U2 का अगर हम ऑब्जेक्टिवली बात करें कि उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो है एक्चुअल में जस्ट लाइक क्वाड, कि पहला चीज़ है कि चाइना को वेस्टर्न एशिया के जो फ्रंट है वहाँ से रिमूव करना, कंटेन करना, एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो राइजिंग पावर एक तरीके से कहें कि ईरान जो एक तरीके से थ्रेट के तौर पे देख रहा है यूएस, तो उसको कंटेन करना, ये प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव है इस टाइम पे I2U2 के। अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्पाइरल इफेक्ट कर रही हैं जो ऑन गोइंग ग्लोबल ऑर्डर है, कि अगर हम लिबरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिबरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपली बात होती है कि पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, बट ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही हैं ग्लोबल ऑर्डर को। तो ये इन्होंने ऊपर से फिर उसके बाद न्यूक्लियर डिटरेंस की बात की, अगर देखें करंट में तो ईरान हो गया है ना, टैक्टिकल वेपन्स के तरफ मूव कर रहा है करंटली। रशिया की बात करें तो बहुत सारे जो लोग हैं वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि वहाँ पे रशिया जो है न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कर सकता है। ठीक है, हो सकता है कि ये हॉक्स हो या डेलिबरेटली वहाँ पे वेस्टर्न जो वोक्स हैं वो वहाँ पे राइज करा रहे हों, बट फिर भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ग्लोबल ऑर्डर इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, ये इनका आज का आर्टिकल है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है जीएस पेपर 2 में, बस एक तुम्हें जस्ट आइडिया रखना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, क्या प्रॉब्लम्स करंट में राइज हो रही हैं। अब दूसरा उसके बाद आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है एक्चुअल में ये जीएस पेपर 3 में इस्तेमाल कर सकते हो, आईआर में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, और तुम्हारा एसए के पेपर में भी आसानी से यूटिलाइज कर सकते हो। जब भी बात होती है, अगर हम बात करें एक तरीके से क्लाइमेट चेंज को लेके, तो क्लाइमेट चेंज को लेके सिंसियरिटी की जब भी बात होती है तो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सिंसियर शो करने की कोशिश करती हैं। लाइक जैसे अगर हम अर्थ समिट से लेके देखें और करंट तक की जितनी भी कॉप्स हुई हैं उसमें वेस्टर्न नोशंस हमेशा डोमिनेट करता है और वो अपने आप को मोर सिंसियर रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। एंड दैट्स वाई दे रिसेंटली अनाउंस फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी, कि उन्होंने वहाँ पे बात करी कि भाई हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ मूव करेंगे। कार्बन न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कि ज़ीरो कार्बन एमिशन, या कह सकते हैं कि जो टोटल इनपुट और आउटपुट है वो एक्चुअल में इक्वल हो जाए। यानी कि अगर हम जितना कार्बन वहाँ पे पैदा कर रहे हैं कि उसका प्रोडक्शन कार्बन का कर रहा है, तो उतना ही इक्वल अमाउंट में सिक्वेस्ट्रेशन वहाँ पे किया जाए, ये कार्बन न्यूट्रलिटी है। इस कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया कि वो एक्चुअल में जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसकी तरफ ट्रांसफॉर्म करेंगे, और जो ऑन गोइंग कोल प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे, या उनको जो है एक तरीके से कहें कि उनका जो यूज़ है या उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा एक तरीके से कहा जाए तो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था कि जिसमें यूए की सॉरी जो ईयू है, ईयू की तरफ से कार्बन टैक्सेस को इंक्रीज कराने की बात हो रही थी कि जो भी कंट्री से जो वहाँ पे एक्सपोर्ट्स होता है और वो कार्बन प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, तो नो डाउट उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। बट रिसेंट में एक न्यूज़ आई है कि एक्चुअल में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, ये सारे लोग वापस से अपने कोल प्लांट को राइज करा रहे हैं। जबकि ये अगर कहा जाए तो यूरोप की पॉलिसी में नहीं था। यूरोप का ये था कि 2030 तक वो कम्प्लीटली कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि कार्बन बेस्ड जितने भी उनके एनर्जी सोर्सेज हैं उसको पूरी तरीके से वो ज़ीरो करेंगे। बट रिसेंट में ये चीज़ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने वापस से कोल प्लांट पे, फॉसल फ्यूल पे वापस से राइज करने का प्लान किया। और वहाँ पे लॉजिक क्या है? क्योंकि एक्चुअल में रशिया यूक्रेन की वजह से रशिया इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। अब दूसरा कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो और भी यूरोपियन कई सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, लाइक जैसे अगर हम कहें कि डेनमार्क की बात आ रही, डेनमार्क भी उसी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम यूएस की बात करें तो यूएस में भी अभी रिसेंट में सेनेट और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बेसिकली क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न थे उनको स्ट्रक डाउन किया वहाँ पे। ठीक है, यूएस की फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, जिस तरीके से वो यहाँ पे सऊदी अरेबिया और बाकी अदर कंट्रीज़ के साथ जो कोऑर्डिनेशंस या जिस तरीके से एंगेजमेंट वहाँ पे राइज करा रहा है, वो चीज़ इस चीज़ का सिग्नल है कि वो एक्चुअल में इकॉनमी पे फोकस कर रहा है, और इकॉनमी के लिए एनर्जी, चीप एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको कहीं ना कहीं इकॉनमी को स्ट्रांग बनाना है, स्टेबल बनाना है, तो यू मस्ट फॉलो द पॉलिसी रिगार्डिंग द चीप एनर्जी सिक्योरिटी। और वही चीज़ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में देख रहा है। ठीक है, अब
इन्होंने वहाँ पे क्रिटिकली इन सारे स्टेप्स को, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई और भी कंट्री हो, उसको क्रिटिकली एक तरीके से वहाँ पे काउंटर किया है। कि इन्होंने एक बहुत अच्छा कोट यहाँ पे लिखा कि लाइक जब इंडिया एक्चुअल में रिसेंट में जो कॉप में गई थी, तो इंडिया की तरफ से जो हमारे पीएम थे, उन्होंने वहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि हम करंट में जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको हम धीमे धीमे कोल को फेस डाउन करेंगे, यानी कि हम धीमे धीमे करके कोल से शिफ्ट करेंगे। हम एक्चुअल में कंप्लीटली फेज आउट करने की बात नहीं कर रहे थे। तो इस चीज़ को लेके वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न पॉलिटिक्स, वेस्टर्न डिप्लोमेट, सारे लोग एक्चुअल में हमें हार्शली क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इंडिया एक्चुअल में, इंडिया इज़ नॉट सिंसियर कंट्री फॉर द क्लाइमेट एक्शंस। बट रीसेंट एक्शन ये क्लियरली शो कर रही हैं कि एक्चुअल में अगर देखा जाए, यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिकन कंट्री या कहें कि पूरा इंटायर वेस्ट जो है, वो एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज को लेके सीरियस नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज क्यों बहुत बड़ा ग्लोबल इश्यूज़ है, उसका कारण है, सबसे पहला कारण है कि बहुत सारी जैसे रिपोर्ट्स अभी देखा हम लोगों ने स्टडी करी, उनमें ये चीज़ क्लियरली इंडिकेट हो रहा है वहाँ पे। जैसे रिसेंट में अभी एनवायरनमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स आई हैं, वर्ल्ड इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक की कई सारी सब एजेंसीज़ हैं, कई सारी एनजीओज़ हैं, वो बार बार ये चीज़ लिख रहे हैं कि अगर सपोज़ हमारा जो टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास राइज हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लाइक जैसे बिग सिटीज़ लाइक वानस हो गया, इंडिया की अगर हम बात करें तो कैलकाटा हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, इसके अलावा अदर कई बहुत सारी सिटीज़ हैं जो कहीं ना कहीं पूरा ओशियन में सबमर्ज कर जाएंगी। इसके अलावा क्लाइमेट पैटर्न में एक ड्रास्टिकली चेंजेस के रिसेंट में विजिबल भी है कि कई सारी जगह पे जैसे अगर हम देखें तो ला लीनो की सिचुएशन में भी इंडिया में एक तरीके से रेन डिफिशिएंट सीजन शो हो रहा है इस टाइम पे। ये ड्रास्टिकल इम्पैक्ट्स हैं जो क्लाइमेट चेंज के, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एंड रिसेंट में हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी ये चीज़ बोला था कि एक्चुअल में जिस लेवल पे हम जा रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ह्यूमन जो है वो अर्थ से वैनिश हो जाएगा कम्प्लीटली। तो क्लाइमेट चेंज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और रिसेंट में जो प्लेज थी, अगर हम पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी की बात करें तो वहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस की प्लेज थी कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है और मैक्सिमम 2 डिग्री तक। बट करंट में जो डेटाज और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि 1.5 डिग्री तो अब अनअचीवेबल है, हम अचीव नहीं कर सकते। हम जो रोक सकते हैं वो 2 डिग्री सेल्सियस तक रोक सकते हैं, बट उसके लिए भी कंट्रीब्यूशन इज़ मस्ट। कंट्रीब्यूशन, बिना कंट्रीब्यूशन के, बिना मतलब ग्लोबल एफर्ट के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे वेस्टर्न जो आइडियाज़, वेस्टर्न नोशंस हैं जो, उनको लेके एक्चुअल में इन्होंने वहाँ पे कंसर्न शो किए हैं कि भाई बैक स्लाइडिंग ऑन क्लाइमेट एक्शंस। थर्ड आर्टिकल है इज़ अबाउट बेल रिफॉर्म्स। इंडिया में जैसे अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो बेल इज़ अ बिग इशू फॉर पुअर पीपल एंड बेल इज़ नॉट अ बिग इशू फॉर रिच पीपल। ये कॉन्टेक्स्ट इंडिया में अगर देखें करंट में यहाँ पे चल रहा है। और इन्होंने डेटा भी दिया कि ओवर 75% ऑफ इंडियन प्रिजनर पॉपुलेशन आर अंडर ट्रायल एंड वाइल ओवर क्राउडिंग इन इंडियन प्रिजन स्टैंड ऑफ 118%। यानी कि हमारे जो प्रिजन है वो ऑलरेडी एक तरीके से कहें कि ओवर क्राउडेड है, उनमें फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं हैं। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि 75% प्रिजनर्स जो हैं वो अंडर ट्रायल हैं। यही सेम चीज़ एक्चुअल में अगर आप लोगों को याद होगा, जब PIL का कॉन्सेप्ट राइज हुआ था हिंगोरानी केस में, तो उस टाइम पे इसी कॉन्टेक्स्ट में कि 40,000 जो प्रिजनर्स थे वो अंडर ट्रायल थे और उसी के बेसिस पे PIL एक्चुअल में राइज हुआ था। अब रिसेंट में हुआ क्या है कि इन सतिन कुमार वर्सेस CBI, यहाँ पे एक केस है जिसमें एक्चुअल में इनइफेक्टिवनेस ऑफ इंडियन बेल सिस्टम एंड इन कंट्रीब्यूशन टू क्राइसिस, इसके बारे में बात हुई। अपने आप पे अगर देखा जाए, अगर हम कॉन्सेप्ट देखें कि बेल के रिगार्डिंग अथॉरिटी किसके पास है, तो सोल अथॉरिटी एक्चुअल में कोर्ट के पास है कि बेल कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। इसका जो अथॉरिटी है वो मेन अथॉरिटी एक्चुअल में कोर्ट के पास रहती है। उसमें कोई प्रोविजंस नहीं है। कोर्ट अपने जो एविडेंस हैं या जो प्रोसीजर है उनके बेसिस पर डिसाइड करता है। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं, पहले हमें प्रॉब्लम्स को, इन्होंने इसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि राइट डायग्नोस फर्स्ट, कि अगर हम सिस्टम में चेंजेस करना भी चाह रहे हैं, कि गवर्नमेंट ने जैसे सिग्नल दिया कि हम बेल लॉस लेके आना चाह रहे हैं, तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम्स को समझना होगा। कि पहली चीज़ कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गाइडलाइंस दी हैं बेल को लेके,
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, बट उसके बावजूद भी डिस्पोजल ऑफ बेल एप्लीकेशन जो है वो एक बहुत बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। जब भी हम बेल की बात करते हैं तो एक वहाँ पे प्रोविज़न या प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि जब तक एक्चुअल में किसी के ऊपर एविडेंस प्रूफ नहीं हो जाते तब तक उस पर्सन को एक्चुअल में इनोसेंस माना जाता है। एंड द बेल इज़ नॉट अ जेल, शुड बी नॉर्म्स, ये चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। बट करंट में प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स ये हैं कि जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं या ठीक है, उनको कई बार फॉलो नहीं करते। कई बार क्या, इनफैक्ट काफ़ी जो एनजीओ वगैरह इसमें क्रिटिसिज्म में रहते हैं कि जो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं वो बेल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते या जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं करते। दूसरा प्रॉब्लम्स अपने यहाँ पे बेल को लेके क्या है कि नंबर ऑफ़ पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से जब तक टाइम आता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तीसरा जो प्रॉब्लम है कि करप्शन, आप एक जुडिशरी में भाई करप्शन वहाँ पे मौजूद है। जैसे कई सारे लोगों के केसेस जो हैं वो बहुत प्रायोरिटीज़ पे सुने जाते हैं, और वहाँ पे जो कोई वीकर सेक्शन है वहाँ के उनके केसेस को वहाँ पे जल्दी टेक ओवर नहीं किया जाता है या डिनाई कर दिया जाता है। दैट इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने लिखा कि हमें जब भी, अगर जैसे सरकार ने भी रिसेंट में बेल से रिलेटेड लॉज लाने की बात कर रही है, तो वहाँ पे हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से बेल रिफॉर्म्स करने हैं। कि पहली चीज़ कि हमें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल अडॉप्ट करना है वो है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पर्सनली भी लगता है कि जहाँ पे जो सीरियस हीनियस क्राइम्स हैं उनमें कई बार लोगों को बेल मिल जाती है, और जो छोटे छोटे केसेस हैं वहाँ पे बेल नहीं मिलती। तो इनको लेके एक प्रॉपर गाइडलाइंस या प्रॉपर लॉ होने चाहिए कि किन केसेस में क्या सिचुएशंस, किन एविडेंसेस के बेसिस पे वहाँ पे लॉज होने चाहिए कि अगर कोई छोटा मोटा केसेस है तो वहाँ पे बेल दे दी जाए। जहाँ पे बड़े सीवियर केसेस हैं या हीनियस क्राइम्स हैं, लाइक जैसे रेप जैसी सिचुएशन है, तो ऐसे में बेल देना कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए भी थ्रेटन क्रिएट करता है। तो ऐसे में इस तरह के लॉज रखे जाएं कि वहाँ पे बेल ना दी जाए, ठीक है। फेयर ट्रायल की बात, कि टाइमली चीज़ों को दिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। टाइम इज़ वेरी क्रूशियल एलिमेंट फॉर जस्टिस, कि अगर जस्टिस इज डिलेड दैट इज़ कंसिडर एज अ जस्टिस इज डिनाइड। तो ये चीज़ यहाँ पे फॉलो करी जाए, तब जाके हम बेल रिफॉर्म्स प्रॉपरली कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल ऑलरेडी हम लोगों ने पहले कवर किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो जस्ट एक सिंपली रीडिंग्स इसकी ले लेना है, दैट इज़ इनफ, ठीक है। बाकी आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो यू कैन एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।